नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया। जिस तरीके से हम रोजाना आपको जितनी भी खबरें आती हैं उनके साथ अपडेट करते हैं, वहीं पर आज की खबर के साथ शुरू करते हैं। बात करें अगर मौसम की, जिस तरीके से वेदर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग जो है जिस तरीके से इंक्रीज होता है, अगर हम बात करें जिस तरीके से हाल ही में देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा जो राइज है वो हुआ है, जिस तरीके से टेम्परेचर भी काफी राइज हुआ है, जिसका सीधा असर ग्लेशियर्स पे पड़ता है। ग्लेशियर्स जो है वो काफी पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो काफी राइज हो गया है। एक रिपोर्ट सामने आई है यूएन की तरफ से, जहां पर ये चीज सामने आई है कि जो सी लेवल है वो काफी राइज हो गया है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है उनकी थिकनेस भी काफी कम हो गई है। और ये डेटा ये सामने आया है कि 7-8 सालों से जो जितना ग्लेशियर्स है वो पिघले हैं। वहीं पर अगर हम रिपोर्ट की पहले की बात करें, 20 सालों में इतना जो टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था जितना अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 7-8 सालों में जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है उससे ज़्यादा पहले जो है टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था। और अगर हम बात करें जिस तरीके से जो डेटा सामने आया है 7-8 सालों का, 2022 की अगर हम बात करें तो बताया ये भी जा रहा है 2022 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो राइज हुआ था, और जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वो काफी पिघले हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट सामने आई है जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि 4.62 मिलीमीटर जो थिकनेस है ग्लेशियर्स की वो काफी कम हो गई है। यानी कि जो ग्लेशियर्स है वो काफी पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल वो राइज हो रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है, काफी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। जितनी भी सिटीज है उनको डूबने का काफी खतरा हो सकता है। और 2022 में टेम्परेचर काफी राइज हुआ है, जिसकी वजह से जो मैंने थिकनेस आपको बताई 4.62 मिलीमीटर थिकनेस जो है वो काफ़ी कम हो गई है ग्लेशियर्स की। और ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि 7-8 सालों में जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो काफ़ी पिघले हैं। इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। अगर हम गैसेज की बात करें, जिस तरीके से जो कार्बन गैसेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। मीथेन की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो काफ़ी डेंजरस भी हो जाती है। अगर हम मीथेन की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि 262% तक जो मीथेन गैस है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। अगर हम बात करें बाकी जो गैसेस हैं, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर एनवायरनमेंट में बात करें जिस तरीके से गैसेस जो है काफ़ी राइज हो रही है, मीथेन सबसे प्रॉब्लमस गैस है जो कि काफ़ी राइज हो रही है। 262% ऐसी मीथेन की गैस है जो काफ़ी राइज हुई है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से कार्बन जो है वो काफ़ी होता है, नाइट्रोजन की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है माना जाता है, और 78% तक जो नाइट्रोजन है वो होता है, 28% तक ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन की बात करें प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कार्बन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम गैसेस की बात करें। लेकिन जो लिमिटेड कार्बन होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज़्यादा अगर हम बात करें गैसेस की तो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। लेकिन देखा ये गया है कि 2022 की डेटा की बात करें तो 2022 के डेटा में जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि जो टेम्परेचर है काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें, बताया भी जा रहा है कि 2060 तक ऐसा ही वेदर बना रहेगा, यानी कि चेंजेस है वो हो सकती है, लेकिन 2060 तक इसी तरीके से टेम्परेचर है वो बना रहेगा। यानी कि जो ग्लेशियर्स है, जो टेम्परेचर है वो इसी तरीके से बना होगा। लेकिन हम जो है काफ़ी स्टेप्स भी कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट अगर रहेगी, जितनी भी कंट्रीज़ है सबकी इन्वायरमेंट रहेगी और इस पर वर्क करेंगे तो काफ़ी कुछ जो है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये बताया गया है कि पिछले साल में जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था, और 2060 तक प्रेडिक्शन की गई है कि इसी तरीके का टेम्परेचर है वो बना रहेगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। जिस तरीके से अगर हम बात करें जम्मू अखनूर की जो 4-वे लाइन प्रोजेक्ट है वहाँ पे किस तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है, वहीं पर हमारे साथ पल्लवी जम्वाल है वो जुड़ेंगी जो आपको इसके साथ अपडेट करेंगे। चलिए बात करते हैं जम्मू अखनूर 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की। जम्मू अखनूर 4 लेनिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी डेडलाइन एक के बाद एक कंप्लीट होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रोजेक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ।
इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया तो उस समय हमें देखने को ये मिला कि तब प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी। और इस बीच ये 4 लेनिंग प्रोजेक्ट को 2015 में सेंक्शन किया गया और इसकी डेडलाइंस पे डेडलाइंस निकाली गई। वहीं पर आपको ये बताएं कि इसकी जो पहली डेडलाइन थी वो थी 2021 की, जिसको कि 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया और उसे बढ़ाया गया क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाया गया और ये कहा गया कि 2023 में इसे खत्म किया जाएगा। लेकिन अब 2023 में इसे 2 डेडलाइंस मिल चुकी हैं और उसके बाद भी आज तक ये जो प्रोजेक्ट है ये खत्म नहीं हुआ। तो अब इस पर सवाल भी उठना शुरू हो चुके हैं क्योंकि इससे काफी ज्यादा जो परेशानियां हैं वो आम जनता को आती हुई नजर आ रही हैं। आपको ये बताएं कि 2015 में इस प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया गया और इसकी शुरुआत की गई और उस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको एक कंपनी को दिया गया जिसका नाम तरमत कंपनी बताया जा रहा है, मिसलेनियस तरमत लिमिटेड। और जब इस पर पूरी सर्वे किए गए, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट डेडलाइन पर डेडलाइन क्रॉस कर रहा था और उसके बाद इस पर जब पूरी सर्वे किए गए तो सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि इस कंपनी ने आगे इस प्रोजेक्ट को सबलेट कर दिया है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को। और जिन लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को ये प्रोजेक्ट सबलेट किया गया है उन लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट हैंडल ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो एक कारण बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि इसकी वजह से ये जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है आज तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जहां पर आम लोगों को देखने को मिल रही है तो उस बीच जो पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब पेशेंट्स को रेफर किया जाता है तो उस बीच इस 4 लेनिंग के काम में होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो आपको पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में रूबरू करवाना जरूरी है कि किस तरीके से इसका जो असर है वो आम जनता पर पड़ रहा है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर जिनकी जो ये 4 लेनिंग का जो कार्य है ये उनके लिए बाधा बनता जा रहा है। पहले बात करेंगे अखनूर, खोड़, जोड़ियां, सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट, राजौरी और पुंछ एरिया से जो भी लोग रेफर किए जाते हैं जम्मू की तरफ, जम्मू जीएमसी में, उनको इस 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है। परेशानी इस वजह से होती है क्योंकि जब इन 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का काम नहीं चल रहा है और रुका हुआ है या कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से ट्रैफिक जैम्स लगते हैं और ट्रैफिक जैम होने की वजह से ये जो पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं इन्हें काफी हद तक जो है काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बीच आपको ये बताएं कि ग्राउंड वर्क पर अभी तक इस प्रोजेक्ट का क्या काम हुआ है और 2015 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट आज 2023 तक कंप्लीट नहीं हो पाया और कितना प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अब जो इसकी लास्ट डेडलाइन है वो 31 जुलाई की है, यानी कि 31 जुलाई तक अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि ये लास्ट डेडलाइन अब सरकार द्वारा इस कंपनी को दी गई है। लेकिन आपको ये बताएं कि जब इस पर सर्वे हुआ कि क्या 31 जुलाई तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो उसके बाद कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जिसकी वजह से एक और डेडलाइन जो है वो इस प्रोजेक्ट की मिल सकती है, क्योंकि 30% तक का ही जो काम है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है इस प्रोजेक्ट का। और इस बीच ये बताया जा रहा है तो जो बाकी पेंडिंग काम है उस पर किसी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा और कंस्ट्रक्शन रुके हुए हैं। खासकर रणबीर कैनाल के पास जो पूरे तरीके से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है या जो वहां पर सड़क बनाई जा रही है, 4 लेनिंग का हाईवे का प्रोजेक्ट का काम है वो पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। तो इस बीच 31 जुलाई को जो डेडलाइन इस प्रोजेक्ट की दी गई है वो तरमत कंपनी पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिन लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को ये प्रोजेक्ट आगे सबलेट किया गया है उन्होंने आज तक कभी ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया और इसके बारे में सरकार को भी जानकारी है। लेकिन फिर भी सरकार को जानकारी होने के बाद भी कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई भी बातचीत हो रही है। और ऑफिशियल से जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाती है तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आती। दूसरी तरफ बात करें इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए थे और कितने फंड्स रिलीज किए गए थे वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो फंड्स हैं उनकी कमी की वजह से प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते। लेकिन वहीं पर इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 917 करोड़ रुपए जो थे वो सेंक्शन किए थे और उस बीच अभी तक 30% ऐसा काम है जो होना बाकी है
और जहां पर ये काम चल रहे हैं वहां पर भी कुछ एरियाज पर जो काम है वो ठप पड़े हैं और पिछले 8 महीनों से वहां काम नहीं हो रहा। तो इस बीच अब ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? जम्मू अखनूर 4 लेनिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है 2015 से, वो 2023 के बाद भी आगे इसी तरीके से जारी रहेगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि 3 डेडलाइंस जो हैं वो इसी साल ये प्रोजेक्ट पूरी कर चुका है और उसको क्रॉस करने के बाद एक नई डेडलाइन दी जाती है और अब वो भी क्रॉस करने की तैयारी में है ये प्रोजेक्ट, जिससे कि लोगों को परेशानी आ रही है और गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई इस पर जवाब नहीं आ रहा। तो अब देखना यह है कि 31 जुलाई तक क्या जो 30% का बचा हुआ काम है वो पूरा होता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए बात करते हैं अब सेहत से जुड़कर। यूजुअली हम लोग पैक्ड बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पर पैक्ड बॉटल्स देखने को मिलती है, लेकिन वो हमारी हेल्थ पर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है ये जानना ज़रूरी है। उस पर रखा जो पानी स्टोर किया जाता है क्या वो हमारी हेल्थ के लिए सही है या नहीं, वो भी जानना ज़रूरी है। तो तमाम जानकारी के लिए तनदीप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे। शुक्रिया पल्लवी। तो वहीं पर सेहत को लेकर बात की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर पैक बोतल्स हम देखते हैं और लोग जब भी किसी को भी प्यास लगती है वो जल्द से जल्द दुकान की तरफ भागता है। अगर उसके पास उसने घर से पानी की बोतल नहीं लाई है, दुकान से पानी की बोतल खरीदता है और पानी पीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कहीं आप पानी में जहर तो नहीं पी रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से पानी की बॉटल्स बनाई जाती हैं फैक्ट्री में, पानी की बॉटल्स यानी खास करके हम बात करेंगे प्लास्टिक की बॉटल्स को लेकर, ये तैयार होती हैं। उसके बाद उस बॉटल का भी एक टेम्परेचर सेट किया जाता है। तो क्या वो बॉटल जो है उस टेम्परेचर के हिसाब से रहती है? अगर क्या आपने कभी भी बॉटल पर दी हुई डिस्क्रिप्शंस पढ़ी है कि आखिरकार वहां पर क्या दिया गया है? क्या वहां पर बताया गया है कि ये जो पानी पर जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है उस पर हम आप लोगों ने क्या कभी अमल किया है? वो करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर बॉटल पर भी ये लिखा है। पहली चीज तो ये है कि आप जब भी प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते हैं उसके बाद पानी की बॉटल को क्रश कर दें, ताकि उसे दोबारा से उठाकर उसमें पानी भरकर उसे ना बेचा जाए। ये अक्सर ऐसी वायरल वीडियोस हमने रेलवे स्टेशन से जो सामने आई हैं वो देखी है। लेकिन उसी के साथ साथ पानी की बॉटल पर यह भी साफ तौर पर लिखा है कि जब भी आप पानी की बॉटल लेते हैं तो इसे धूप में ना रखें, और अगर आप उसे धूप में रखते हैं तो वो आपके लिए जहर है। सिर्फ धूप नहीं, अगर आप पानी की बोतल को कार में रखते हैं, और कार जाहिर सी बात है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कार बंद है और वो एक दिन से ज्यादा कार में रही है, तो दूसरे दिन वो पानी आपके लिए जहर है। क्या आपको इसके बारे में पता था? इस पर पूरी विस्तार से भी मैं आपको जानकारी दूंगी। अक्सर हमने देखा है, अगर आप गोदाम देखते हैं या फिर आप दुकान देखते हैं, स्पेशली हमने ये जो विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये विजुअल्स भी दुकानों के बाहर है जहां पर ये बॉटल्स धूप में पड़ी हैं और इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, ना ही फैक्ट्री मेंबर्स को होगी और ना ही इसकी जानकारी किसी दुकान वालों को होगी, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में जानकारी होती तो ये बॉटल्स इस तरह से बाहर खुले धूप में ना होती। और इतना ही नहीं, एक टेम्परेचर सेट किया गया है कि 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर गर्मी होती है तो ये पानी एक दिन में ही खराब हो जाएगा। एक दिन भी नहीं, अगर कुछ ही घंटों में इतना पानी होता है, 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो ये पानी आपके लिए जहर बन जाएगा, और उससे कम पड़ती है तो भी जहर बनेगा। लेकिन अगर ये बोतल धूप में होगी, उस बोतल पर साफ तौर पर रखा है कि आपको ये बोतल जो है किसी कूल प्लेस में या फिर ड्राई प्लेस पे रखनी है, और आप साफ तौर पर देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही ऐसी बोतल्स होंगी जो फ्रिज में लगी होंगी, बाकी सब बाहर होंगी दुकान के। सिर्फ हम पर्टिकुलर एक पानी की बोतल की बात नहीं करेंगे, एक कंपनी की बात नहीं करेंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं या किसी और कंपनी की पानी की बोतल देखते हैं, तो वो सब आपको धूप में नजर आएंगी और वो सब की सब धूप में रहने की वजह से खराब हो जाती है। एक समय भी निर्धारित किया गया है, अगर 1 महीने से ज्यादा एक बोतल धूप में रहती है तो वो उसके बाद आप उस बोतल को ना पिए, वो पानी आपके लिए जहर है। लेकिन ये भी साफ तौर पर
कहा है कि अगर वो 1 महीने के लिए तभी होगा अगर गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, तो आपके लिए वो भी हानिकारक। यानी कि अगर 38 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्मी बढ़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है और पानी की बोतल जो है वो धूप में पड़ी है, तो वो पानी 1 महीने के लिए आपके लिए सेफ है, 4 हफ्तों के लिए। तो आप इजीली उस पानी को पी सकते हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन इतनी नहीं होंगी, वो आपके लिए पानी सेफ होगा। लेकिन वहीं पर अगर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आपके लिए वो समय कम हो जाता है। तो आपको 20 दिन तक ही, अगर वो बॉटल्स पानी की धूप में पड़ी हैं, उससे ज्यादा 20 दिन से ज्यादा समय हो गया है, तो आपको वो पानी नहीं पीना चाहिए। और ये भी कहा है 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, तो आपको 1 महीने से ज्यादा पानी की बोतल जो धूप में पड़ी है उस पानी को नहीं पीना है। साफ तौर पर प्लास्टिक की बोतल्स के लिए ये कहा गया है, उसके लिए टेम्परेचर सेट किया गया है जिसे फॉलो कोई भी नहीं करता है। और बोतल में साफ पर लिखा होता है कि इसे सनलाइट से दूर रखें। और इतना ही नहीं, इन फिल्टर वाला पानी पीना बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप बॉइल पानी पिए, वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा होगा, ज्यादा सही रहेगा। तो ये पूरी जानकारी जो है पानी की बोतल से जुड़ी आपके समक्ष रखने की कोशिश की है, ताकि हेल्थ से जुड़ी टिप्स जो हैं वो आपको दे सके और आपको ये छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इसी के साथ अगली खबर की ओर भी रुख करते हैं और अगली खबर से तमाम जानकारी जो है आपको हमारे सहयोगी साहिल किरनी देंगे। कुछ ना कुछ अहम जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं, तो वही पहुंचाने की कोशिश है। आज भी क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन जो था वो मनाया गया और इस जन्मदिन पे बहुत से उनके जो ऐसे फैंस थे जिन्होंने अपनी उनको शुभकामनाएं भेजी। और उन सब के बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन तेज़ गेंदबाज, जो कि डेनिस लिली जो हैं वो एक तेज़ गेंदबाज और एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के। और उन्होंने अपना एक बयान जो है वो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस क्रिकेट के लिए मैंने एक एहसान किया है, और एहसान क्या है वो कि सचिन तेंदुलकर MRF पेस फाउंडेशन जो है एक तेज़ बॉलर्स को तैयार करती है, उनको ट्रेन करती है। उसके फाउंडर मेंबर भी हैं डेनिस लिली, और MRF लिमिटेड के साथ मिलकर ये एक जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ट्रेन किया जाता है। ये 1983 में बनाया गया था और ये तब की बात है जब ये बनाया गया था। उस दौरान सचिन तेंदुलकर जो है वहाँ पर गए थे और अपनी फर्स्ट बॉलिंग के लिए अपने आप को आजमाने गए थे। तब डेनिस लिली ने उनको कहा था कि ये आपसे ना हो पाएगा, ये आपके बस की बात नहीं है, तो आप अपने बैटिंग पे फोकस करें, आप बैटिंग करने की कोशिश करें, बॉलिंग फास्ट बॉलर आप नहीं बन सकते हैं। और कुछ देर के बाद दोबारा से MRF पेस फाउंडेशन में सचिन तेंदुलकर कुछ सालों के बाद दोबारा गए, और जब वो वहाँ पे गए तो जिस तरह से उन्होंने अपनी नेट्स में बैटिंग की तो उन्होंने डेनिस लिली को काफ़ी काफ़ी इम्प्रेस किया। और डेनिस लिली ने उनसे पूछा आके कि आप पहले भी आए हैं यहाँ पे, तब उन्होंने कहा कि आप ही ने मुझे ये सलाह दी थी कि मैं बैटिंग करूँ ना कि मैं बॉलिंग करूं, और मैं आज वो आपको दिखाने आया हूं नेट्स में। तो डेनिस लिली ने कहा कि मैंने एक एहसान किया। उसके बाद 25 साल वो MRF पेस फाउंडेशन के निदेशक रहे, डायरेक्टर रहे, और उसके बाद जो है अब ग्लेन मैकग्रथ जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं। और तब ये बात कही गई डेनिस लिली की तरफ से कि मैंने क्रिकेट पे एहसान किया कि कहे कि आप बैटिंग करें, आप बॉलिंग ना करें। और तब से एक जो बेहतरीन क्रिकेटर दुनिया को जो मिला, भारतीय टीम को जो मिला, वो सचिन तेंदुलकर रहे। और उसमें एक बात और आती है, ये जो MRF पेस फाउंडेशन है, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये एक वैसी फाउंडेशन है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन तेज़ बॉलर जो हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तो ज्वागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, इरफान पठान, ये सब गेंदबाज यहीं से ट्रेंड होके इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हुए हैं। और अगर हम बात करें हाल ही में जो है एक क्रिकेटर जो प्रसिद्ध कृष्णा, वो इस MRF पेस फाउंडेशन में अपनी ट्रेनिंग ली, उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। एशिया कप में इनको इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया। और जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैकग्राथ भी यहाँ पे ट्रेन किए गए, ब्रेटली भी यहाँ पे ट्रेन किए गए, और चविंडा वास भी जो है उन्होंने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली है। MRF पेस फाउंडेशन चेन्नई में है और यहाँ पे दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं वो
तेज़ गेंदबाज जो हैं वहाँ यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और हम बात करते हैं आईपीएल, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हमेशा आईपीएल रहता है। आईपीएल इस वक्त चल रहा है, अपने 34वां मैच जो है आईपीएल का खेला गया, और ये मैच जो था ये खेला गया दिल्ली और हैदराबाद के बीच में, जो कि दिल्ली ने अपने नाम किया और हैदराबाद जो है इसमें हारी। हालांकि दोनों टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। हैदराबाद ने बॉलिंग में परफॉर्मेंस अच्छा किया, भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म में आना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात है। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्या बैटिंग से क्या बॉलिंग से, पर हालांकि मैच हैदराबाद नहीं जीत पाई, दिल्ली ने मैच जीता है। दिल्ली की टीम जो है वो इतनी कोई बैटिंग में तो नज़र नहीं है, बॉलिंग में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया तभी ये जीत पाए हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि अक्षर पटेल इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है और अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। और कुलदीप यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी नबी तो भी बॉलिंग की, जिसकी वजह से तो ये एक छोटा सा टारगेट 144 रन का टारगेट था वो डिफेंड कर पाए। और जैसे आज की बात करें तो आज जो मैच है गुजरात टाइटंस और मुंबई के बीच में, और ये दोनों मैचेस, ये मैच जो है काफ़ी बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ होंगे T20 के कप्तान और एक तरफ होंगे 50 ओवर्स के कप्तान, मतलब कि रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मैच में कौन टॉस जीतता है और पहले बल्लेबाजी कौन करता है, और यहाँ पे भी ड्यू फैक्टर रहेगा, इसलिए जो भी टीम पहले टॉस जीतती है वो बॉलिंग ही करेगी, वो चेजिंग की तरफ ही जाएगी। और ये चेज यहाँ पर अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, ये मैच गुजरात में है, अहमदाबाद में है, और यहाँ पे 3 मैचेस हुए हैं, तीनों मैचेस में जो चेजिंग कर रही टीम हो वही जीत पाई है। और आज के मैच में भी यही उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे जो 3 मैच रहे हैं वो तीनों हाई स्कोरिंग रहे हैं, यहाँ पर भी आपको चौके छक्के ही देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, ये थी क्रिकेट के हवाले से कुछ खबरें। तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के ऊपर डेनिस लीने ने कुछ बातें साझा की, क्रिकेट पे एहसान किया एक लेजेंडरी क्रिकेटर देके, और उसके बाद आईपीएल के बारे में हमने आपको बताया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर जो है हमारी सहयोगी जसलीन कौर आप तक पहुंचाएंगी, और वो बताएंगी आपको कि ट्रांसफर पॉलिसी के लेकर। बढ़ते अगली खबर की, और जिस तरह से मेरी सहयोगी ने आपको रूबरू करवाया है मेरी खबर के साथ, अब बात करेंगे टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की, क्योंकि इसको लेकर लगातार शिकायतें दर्ज हो रही थी कि हमेशा जब टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी रहती है उसमें भेदभाव जो है टीचर्स के साथ किया जाता है। तो इसी को लेकर अब टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो सामने आई है, और इसमें 5 जोन जो हैं बताए गए हैं ट्रांसफर्स के, और किस तरह से किए जाएंगे। सबसे पहले अगर पहले जोन की बात करें तो इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इसमें लगभग जो है 2 से 3 साल का कार्यकाल जो है वो टीचर्स को उस पर्टिकुलर स्कूल में जो है करना होगा। उसके बाद अगर बात करें सेकंड जोन की तो इसमें बताया गया है 3 से 4 साल जो हैं वो हो सकते हैं, और जो टीचर्स सेकंड और फोर्थ जोन में काम करेंगे उन्हें फिर से जो है फर्स्ट और सेकंड जोन में मौका जो है वो फिर से दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें, हालांकि ये भी बताया गया है कि जो कर्मचारी जो है जोन 3 से 5 में अपना तबादला जो अपना ट्रांसफर नहीं कराएगा उनके लिए जो है कार्यकाल लागू ही नहीं होगा। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो सीईओ हैं या प्रिंसिपल है, हेड मास्टर्स की पोस्ट में है, उनके लिए जोनल शिक्षा अधिकारी स्तर के कर्मचारियों का एक स्थान पर जो है कार्यकाल न्यूनतम यानी कि 2 वर्ष से लेकर जो है 3 वर्ष तक का ही होगा। और स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादले के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो भरे जाएंगे, और तबादले भी जो है ऑनलाइन मोड से ही ट्रांसफर पोर्टल में जो है वो किए जाएंगे। और इसको लेकर ये भी बताया गया कि हर साल जो है ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो इसी तरह से रहेगी, और ऑनलाइन फॉर्म्स जो हैं वो निकाले जाएंगे। और ये भी बताया गया ऑफलाइन तबादले सिर्फ उन्हीं के होंगे जो कि सक्षम पद अधिकारी की मंजूरी से जो है किए जाएंगे। और जिन कर्मचारियों ने जो जोन 5 में सेवा दी होगी उनको जो है जोन 1 और 2 में फिर से सेवा करने का जो है मौका जो है उन लोगों को दिया जाएगा। अब इन 5 जोन की बात करें तो आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये रहेगा। सबसे पहले अगर जोन 1 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जिला मुख्यालय की नगरपालिका सीमा के भीतर ही उन्हें जो है स्कूल में पढ़ाने का मौका जो है दिया जाएगा। जोन 2 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि नगरपालिका सीमा के 20 किलोमीटर की दूरी तक जो है कोई भी स्कूल जो है उन्हें मिल सकता है। वहीं अगर जोन 3 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जिला मुख्यालय से 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्कूल उन्हें दिया जाएगा। वहीं अगर जोन 4 की बात करें तो इसमें जिला मुख्यालय से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है उन्हें किसी भी स्कूल में जो है पढ़ाने का मौका जो है वो दिया जाएगा। वहीं अगर जोन 5 की बात करें तो जोन 5 में अलग अलग दूर दराज के इलाके रखे गए हैं, जिसमें बताया गया है कि इन जिलों में अगर बात करें तो
किश्तवाड़ का मड़वा जिला होगा, वहीं दक्षिण मरवन और पाडर इलाका होगा। वहीं रियासी का मोहर बताया गया है, चासना और रजौरी का खवास इलाका, डोडा का भलेसा और रामबन का गुल और कारी इलाका बताया गया है। वहीं कुपवाड़ा का करना और केरन सेक्टर और कुपवाड़ा, वहीं मशेल, तेरांग और बांडीपुरा का गुरेज इलाका बताया गया है और अनंतनाग का आशी मुकाम और बारामूला का उड़ी इलाका बताया गया है। तो ये जोन 5 में ये तमाम एरियाज बताए गए हैं जहां पर इन टीचर्स की नियुक्ति जो है ट्रांसफर की जाएगी। और इन एरियाज में अगर बात करें तो सिर्फ एक साल ही जो है इन टीचर्स को वहां पर पढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो टीचर्स 3rd और 5th जोन में जो है चूज करेंगे पढ़ाना, उसके बाद उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा कि वो 1st जोन और 2nd जोन में जो है अपनी ड्यूटीज जो है एक बार फिर से जो है दे सके। तो इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी जो है प्रशासन ने लाई है और जिस तरह से बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो भरी जाएंगी और उसके तहत जो है इन टीचर्स को अपने हिसाब से जो है वो नियुक्त किया जाएगा। और जिस तरह से पहले जोन की बात करें तो लगभग 1 से 2 साल का जो है टेन्योर बताया गया है। वहीं 5th जोन की बात करें जो सबसे ज़्यादा कठिन बताया गया, दूर दराज के इलाके होंगे, वहां पर मिनिमम जो है 1 साल का ही कार्यकाल जो है इन टीचर्स को करना होगा। और जो वो जोन लेगा उसके बाद उसे जो है 1st और 2nd जोन में फिर से मौका दिया जाएगा वहां पर स्कूल्स वापस चूज करने के लिए। तो फिलहाल के लिए ट्रांसफर पॉलिसी में तो बस इतना ही और आज के इस खास कार्यक्रम में भी बस इतना ही। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे जेके चैनल। नमस्कार।